देखिए पहला क्वेश्चन 2019 सीबीएसई में पूछा गया है। क्वेश्चन का लैंग्वेज मैंने नहीं लिखा टाइम बचाने के लिए, मैं आपको समझा दूंगा क्वेश्चन। देखिए पढ़िएगा पहले क्वेश्चन, पहले खुद से क्वेश्चन पढ़िए, कुछ एक दो क्वेश्चन ट्राई करिए, अगर बनता है तो ठीक है, नहीं बनता तो फिर इसको ट्राई करेंगे साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। देखो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स याद रखना 4/3 होता है, इसको याद रखिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3, ये याद रखने वाली बात है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी याद कर सकते हैं, ग्लास होता है 3/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2 दैट इज 1.5 एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3 दैट इज 1.33। तो क्या दिया गया है हमें? अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 1 को करने से पहले क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लेते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। देखो स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दिया गया है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर हमें निकालना है। अब यहाँ पे देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, इसका क्या मतलब है? क्या ये वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं है? दूसरा मीडियम नहीं दिया गया, मतलब आपको मानकर चलना है कि लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट आ रही है एयर से। तो इसका कुछ सिचुएशन ऐसा होगा कि लाइट आ रहा होगा एयर से वाटर की तरफ, लाइट इस तरह से आ रहा होगा ऊपर वाले मीडियम से, और ऊपर वाला मीडियम क्या है? एयर, और नीचे वाला मीडियम है वाटर। तो जब लाइट एयर से वाटर इंटरफेस पे एयर से वाटर की तरफ ट्रेवल करता हुआ आए तो इसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये वैल्यू हमें पता करना है। तो पता करने के लिए क्या करेंगे? स्पीड ऑफ लाइट ऊपर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर नीचे। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर हमें दे रखा है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे 10⁸ से 10⁸ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ डेसिमल हटेगा तो ऊपर 0 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 225। इसे सॉल्व कर लेंगे, 5 4 = 20, 5 5 = 25, 5 6 = 30, 0, 5 9 = 45, 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 3 3 = 9, 3 4 = 12। तो ये हो जाएगा 4/3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 4/3, और 4/3 का वैल्यू मैंने क्या बताया था आपको? 1.33। तो ये आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट होता है? नहीं होता, इसलिए यहाँ पे हम कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था क्वेश्चन का। थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा गया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इसी तरह से देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकालने के लिए हम क्या अज्यूम करेंगे? लाइट कहाँ से आ रही है? एयर से, और ये जो सेकंड मीडियम ये वाटर के प्लेस पे क्या हो जाएगा? ग्लास हो जाएगा। तो फॉर्मुला होगा C डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। C इज 3 × 10⁸, और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें दिया गया है 2 × 10⁸। ये भी आप याद रखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास में होता है 2 × 10⁸। ये कुछ फैक्ट्स है, इसको याद रखना। तो आंसर हो जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है 3/2, जिसका वैल्यू मैंने क्या बोला था? 1.5 याद रखिएगा। तो इस तरह से ये दो क्वेश्चन हो गया। लास्ट में क्या पूछा है? लास्ट में पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालो। कैसे निकालेंगे? हमें वैल्यूज दे रखा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वाटर का, दोनों वैल्यूज को इसमें पुट कर दो। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया 3/2 डिवाइडेड बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये कितना आया? 4/3। सॉल्व कर लेते हैं, 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, 3 से 3 कैंसिल, ये आंसर क्या कर दिया मैंने? 3/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो आंसर आ जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 12। ये 3 3 = 9, 3 4 = 12, ये 3/2 है ना? अरे जस्ट अ सेकंड, दिस इज 3/2, 3 3 = 9, 4 2 = 8, 9/8 ये आंसर आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ग्लास इज 3/2 करेक्ट, हाँ, वाटर इज 4/3 करेक्ट। 3/2 मल्टीप्लाइड बाय ऊपर चला जाएगा 3/4, 3 4 ये हो जाएगा आंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, ये आ गया। समझ गया फर्स्ट क्वेश्चन? चलो फर्स्ट क्वेश्चन के बाद, ये थर्ड क्वेश्चन के बाद हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सीबीएसई का, जो हमें पूछा गया है 2019 के अंदर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो कैसे करेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कहाँ से लाइट आ रहा है? एयर से लाइट आ रहा है, कहाँ तक? वाटर तक। वैल्यूज पुट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 1.33, जिसका वैल्यू कितना होता है? 4/3 डायरेक्ट रख देंगे, इज इक्वल टू C होता है 3 × 10⁸। हमें पता करना है स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक, सिचुएशन कुछ ऐसा है, ऊपर एयर है और नीचे क्या है? नीचे है वाटर। ऊपर एयर नीचे वाटर। लाइट कहाँ से आ रही है? लाइट आ रही है एयर से। कहाँ जाएगी? लाइट वाटर में जाएगी। ठीक है, तो आपको जब ये पता करना है कि जब ये लाइट वाटर में गई तो इसका स्पीड कितना हुआ, क्योंकि स्पीड चेंज करेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल टू, ये चला जाएगा ऊपर 3 × 3 × 10⁸, और ये आ जाएगा नीचे 4। कुछ ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा कुछ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 × 10⁸ डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 9/4 × 10⁸। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 4 2 = 8, देन 4 2 = 8, 4 5 = 20 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸। आई थिंक ये आंसर आएगा मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करिए, ये कुछ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई करेंगे। नंबर 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज गिवन 1.5। जो भी मीडियम होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया गया है। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट? बाय दिस स्टेटमेंट या बाय दिस। तो ये पूछा गया था सीबीएसई 2020 में। इसका क्या मतलब है? थोड़ा इक्वेशन से समझ लेते हैं, दो टर्म्स में आंसर आप कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.5, वाटर और मीडियम।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 1.5। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब लाइट पास हुआ या लाइट जब ट्रेवल कर रहा था तो इसे पहला मीडियम एयर मिला। ये लाइट एयर से पास हुआ और कहाँ गया? दूसरे मीडियम में गया। ये दूसरे मीडियम में गया, ये हो गया मीडियम। अब हमें नहीं पता ये मीडियम कौन सा है। और अच्छा, एक और बात, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर होता है ना, एक और बात जो याद आ गया है, इसको बॉक्स बनाकर कहीं लिख लो। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, 1 होता है। ये सबसे कम वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एयर का। बाकी जो भी मीडियम आप लेंगे उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज़्यादा ही होगा। तो बाई कन्वेंशन ही हम एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लेते हैं? 1 लेते हैं। हमेशा याद रखिएगा, सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का होगा और बाकी सारे मीडियम का कुछ भी ले लो, उसका मीडियम हमेशा एयर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका हमेशा एयर से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एयर है और ये कोई दूसरा मीडियम है, मतलब कि ये जो मीडियम होगा ये एयर के कंपैरिजन में ज़्यादा ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। इसका मतलब इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो गया, तो ये डेंसर मीडियम होगा। और जब लाइट एयर से रेयर से डेंसर में जाएगा तो इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। अब इसका फॉर्मूला अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखें तो दूसरा मीडियम क्या है हमारे पास? एयर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज इक्वल टू 1.5, ये लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। इस स्टेटमेंट को ज़रा समझो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो क्वांटिटी है ये हमें ये बताता है कि कोई मीडियम किसी मीडियम से कितना ज़्यादा डेंस है या कितना ज़्यादा रेयर है, मतलब कितना ज़्यादा उसका डेंसिटी है, ये बताता है। अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में ज़्यादा आ रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि वो मीडियम उस दूसरे मीडियम से उतना गुना डेंसर है या उतना गुना कम डेंसिटी रखता है। जैसे आपको हम बोले द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज़ 2। मीडियम 1 का या कोई भी मीडियम यहाँ ऊपर में इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है। इसका क्या मतलब है? उसका ये मतलब है कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में, मतलब एयर के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें बताता है कि एयर के रेस्पेक्ट में कौन सा मीडियम कितना ज़्यादा है और कौन सा मीडियम कितना कम है। जनरली कितना ज़्यादा है यही बताता है, कितना कम है हम जनरली यूज़ नहीं करते, बट कंपेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे इस केस में देखो, हमें दिया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इज़ 1.5। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि ये जो मीडियम है इसका डेंसिटी एयर से एक 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। इस मीडियम का डेंसिटी एयर के कंपैरिजन में 1.5 टाइम्स ज़्यादा है। ठीक है, मतलब एयर का डेंसिटी कम है और इस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा है। तो अब इसी चीज़ को आप लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? इसे लिखेंगे आप, दिस मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। जो यहाँ लिखा हुआ है सेम चीज़ को लिखेंगे। दिस मीन्स दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज़ 1.5 टाइम्स मोर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और वैक्यूम। एयर बोलो या वैक्यूम बोलो, ये भी है। इसका ये मतलब हुआ कि एयर जो है ना वो इतना गुना डेंसिटी में कम है। इसका ये भी मतलब है कि ये मीडियम इतना गुना डेंसिटी में एयर से ज़्यादा है, मतलब इस मीडियम का डेंसिटी एयर से इतना गुना ज़्यादा हो गया। तो ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में या टर्म्स में या डेंसिटी के टर्म्स में। अगर आप इसी चीज़ को एयर के इसी टर्म्स को या इसी चीज़ को आप स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर आप लिखना चाहते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में हम किस तरह लिखेंगे? स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में अगर हम लिखते हैं इसको तो इसे हम लिखेंगे इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज 1.5। इसे लिखो स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में। स्पीड ऑफ लाइट के फॉर्म में हम ऊपर लिखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम इज 1.5। तो यहाँ से इक्वेशन बनेगा c इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो देखो ये बात आई ना, कौन से मीडियम का ज़्यादा डेंसिटी का था? किस मीडियम का डेंसिटी ज़्यादा था? तो मीडियम m का डेंसिटी ज़्यादा था। कितना गुना? 1.5 गुना ज़्यादा था एयर के कंपैरिजन में। तो इस वाले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। कितना कम होगा? तो ये 1.5 गुना कम होगा स्पीड ऑफ लाइट से। या फिर स्पीड ऑफ लाइट इस मीडियम में एयर में कितना गुना ज़्यादा होगा? 1.5 टाइम्स ज़्यादा होगा जितना कि इसमें था। अगर लाइट इसमें पास करेगा ना तो उसका स्पीड 1.5 टाइम्स कम हो जाएगा जितना वो एयर में चल रहा था। मान लो वो एयर में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड से, एक एग्जांपल ले लो, वो एयर में चल रहा था 10 मीटर पर सेकंड, लाइट एयर में ट्रेवल किया 10 मीटर पर सेकंड से। तो जब ये इस मीडियम में आएगा तो वो इतना गुना घट जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड से ये 1.5 गुना कम हो जाएगा। तो इसका ये मतलब है कि स्पीड ऑफ लाइट एयर में, ये है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, एयर में स्पीड ऑफ लाइट कितना है? जितना इसमें चल रहा था उससे इतना गुना ज़्यादा। तो यहाँ पे लिखेंगे दिस ऑल्सो मीन्स दैट the speed of light in air is 1.5 times more than the speed of light in medium. Speed of light in medium, इस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट इतना गुना कम हो गया, या फिर एयर में स्पीड ऑफ लाइट इससे इतना गुना ज़्यादा हो गया। तो ये इसका मतलब है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा। देखेंगे लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? एयर से ग्लास जा रहा है लाइट। तो ऊपर का मीडियम हमें दे रखा है एयर, एयर से कहाँ गया? ग्लास। जब लाइट एयर से ग्लास जाता है तो उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री का बनता है। बना लेते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया नॉर्मल और ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 30 डिग्री।
तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ये कितना बनाता है, बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसा। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाता है 19 पॉइंट, ये आर है, आर का वैल्यू कितना दे रखा है 19.5 डिग्री दे रखा है। हाँ, आपको बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। इस ग्लास का हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, एनजी का वैल्यू निकालना है, जहाँ पे साइन 19.5 का वैल्यू 1/3 यूज़ करना है हमें। ठीक, स्नेल्स लॉ यूज़ कर लेते हैं। इसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर और इसे मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। देखो इस तरह के क्वेश्चंस में जहां एंगल देख करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देकर के एंगल पूछे तो हमेशा यहाँ पे स्नेल्स लॉ ही यूज़ करेंगे। ये सवाल कब पूछा गया है, ये क्वेश्चन आया है सीबीएसई 2020 के अंदर। इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करेंगे स्नेल्स लॉ। कैसे यूज़ करना है स्नेल्स लॉ, मैंने आपको जनरल फॉर्म बता रखा है। तो जब आप इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, तो इसके लिए आप ये वाला एंगल मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, अब आप नीचे वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को ले रहे हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला रिफ्रैक्शन एंगल को, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हमेशा 1 होता है, ये हम बता चुके हैं आप लोगों को। ये हो गया 1। साइन आई का वैल्यू क्या है, आई का वैल्यू हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री यहाँ लिख लेंगे, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाइड बाई साइन ऑफ कौन सा वैल्यू है, और आर इज 19.5। ठीक, अब देखो साइन 30 वैल्यू, लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने साइन के कुछ वैल्यूज लिखे थे, उनको याद करके यहाँ पे वैल्यूज पुट करना है। ये याद करना जरूरी है, साइन का सारा वैल्यू जो भी मैंने लिखा है वहाँ पे। अब यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 से 1 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 1/2। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मल्टीप्लाई बाई साइन 19.5 का वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दे रखा है 1/3, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 1/3। तो यहाँ से सॉल्व करके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास निकाल सकते हैं, 3 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 या फिर 1.5। ये आंसर आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास का। तो क्वेश्चन को अगर सिंपल बनाना है तो समझते हुए इक्वेशंस याद करेंगे, और जिस तरह से मैं लाइट को बता रहा हूँ, लाइट जहाँ से गया जहाँ तक गया, या स्नेल्स लॉ का जो फॉर्मूला आप यूज़ कर रहे हैं उसे प्रॉपर वे में यूज़ करिएगा तो फॉर्मूला से सही आंसर आएगा। अगर आप इसे पलट देंगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, यहाँ पर आप लिख देंगे एनजी, यहाँ लिख देंगे एनए, पलट देंगे इसे तो आंसर गलत आ जाएगा। तो स्नेल्स लॉ को इस तरह से यूज़ करना है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए सीबीएसई 2021 का। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड VD, स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। क्वेश्चन नंबर 5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन बाय स्पीड ऑफ लाइट के टर्म्स में V डिवाइडेड बाय C डिवाइडेड बाय VD। नाउ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हमें पता करना है, स्पीड दिया गया है, दैट इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 1.24 मल्टीप्लाइड बाय 10⁸। ये से ये काट दो, ये ऊपर हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 124। इसे सॉल्व कर लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.42 के आसपास। ठीक है, इसे सॉल्व करिएगा तो ये आ जाता है 2.42 के अप्रॉक्सीमेटली इतना वैल्यू आता है। ठीक है, सॉल्व करके देख लीजिएगा, 2.42 के आसपास आंसर आएगा। तो ये हो गया कुछ सवाल। अब कुछ एक दो रे डायग्राम का सवाल कर लो जो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये कुछ मीडियम्स हैं, ठीक है, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 2, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 1, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n इज इक्वल टू 3। आपको बताना है अगर एक रे ऑफ लाइट को इस तरह से इंसिडेंट किया गया तो रे ऑफ लाइट का कंप्लीट रे डायग्राम क्या होगा। तो ध्यान से देखिएगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, पहले इन दो मीडिया को देखो, पहले इन दोनों को दो करके बनाएंगे। लाइट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो इस वाले के कंपेरिजन में ये जो मीडियम होगा ये डेंसर हो जाएगा, और इसके कंपेरिजन में ये क्या हो जाएगा, ये रेयर हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को हम देखें तो ये डेंसर मीडियम हो गया, ये रेयर मीडियम हो गया। इस इंटरफेस पे पहले हम नॉर्मल बनाएंगे, ये नॉर्मल बन गया हमारा, ये हमारा हो गया नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल से अवे बेंड करेगा या टुवर्ड्स बेंड करेगा। जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाता है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, हमेशा ये नॉर्मल से दूर जाता है। तो थोड़ा सा नॉर्मल से बेंड करेगा ऊपर, कुछ ऐसा। रुक जाओ थोड़ा, इसको मैं थोड़ा सा और नीचे करके बनाता हूँ ताकि आपको रे डायग्राम अच्छे से दिखाई पड़े। तो लाइट रे किस तरह से इंसिडेंट हुआ है, लाइट रे इस तरह से इंसिडेंट हुआ है, लाइट रे कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ है। तो ये बेंड कर जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि रेयर में जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हम इसको बेंड करा देते हैं, ऐसा ये चला गया ऐसा। अब देखो, अब क्योंकि लाइट इधर से इधर गया, इधर से इधर जाने वाला है लाइट, अब इन दोनों मीडियम को लेंगे तो 1 और 3, 1 के लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा तो ये हो गया डेंसर मीडियम, और इसके लिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो ये हो गया रेयर मीडियम। तो ये डेंसर हो गया, ये रेयर हो गया। लाइट रेयर से डेंसर जा रहा है तो यहाँ पे आप बनाएंगे एक नॉर्मल, और क्योंकि डेंसर जा रहा है तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, कुछ ऐसा। तो ये हो गया इसका कंप्लीट रे डायग्राम। क्लियर है, बोलो समझ आया। ठीक, अगला देखो, मान लो कि हमारे पास कुछ ऐसे मीडियम दिए गए हैं, हमारे पास जहाँ पे इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, इस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1, और एक रे ऑफ लाइट है कुछ इस तरह से इंसिडेंट हुआ। आपको बताना है कि रे किधर किधर बेंड करेगा और किस तरह से बेंड करेगा। तो बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए ज़रूरी क्या है, बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए ज़रूरी है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलना, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बदलाव। क्या यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम का है। मतलब हम कह सकते हैं कि ये तीनों मीडियम सेम है, तीनों अलग अलग मीडियम नहीं है, सेम मीडियम है। तो लाइट तीनों में सेम स्पीड से ट्रेवल करेगा और इसी तरह से बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी बेंडिंग के सीधा सीधा चला जाएगा। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मतलब मीडियम सेम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मतलब मीडियम सेम है, और उसमें स्पीड ऑफ लाइट भी सेम होगा। स्पीड ऑफ लाइट जब चेंज होगा तभी लाइट बेंड करेगा, अदरवाइज लाइट बेंड नहीं करने वाला। ठीक है, अब ये देखो, अब यहाँ से मान लो एक रे ऑफ लाइट है, और ये कुछ ऐसे इंसिडेंट हुआ, और इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.2,
इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। आपको बताना है किस तरह से बेंडिंग होने वाला है। तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है। यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, जब लाइट डेंसर से रेयर जाता है तो लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड कर जाएगा, कुछ इस तरह से बेंड होगा। अब यहाँ पे नॉर्मल बनाइए, ये रेयर है और ये, अब इन दोनों के कंपेरिजन में देखिए, इन दोनों के कंपैरिजन में ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम है, तो ये रेयर हो जाएगा इसके लिए, और इस वाले मीडियम के लिए ये बन जाएगा डेंसर। ठीक है, तो ये हो गया डेंसर मीडियम और ये हो गया रेयर मीडियम। तो जब लाइट डेंसर से रेयर की तरफ जाएगा तो अगेन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो कुछ ऐसा होगा। आई होप अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। एक और छोटा सा एक टॉपिक है जहाँ पे आप वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी कंपेयर करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, वो थोड़ा देख लीजिए, इसके ऊपर एक सवाल करेंगे। देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में ट्रेवल करती है ना, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैसे लिखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास इंटरफेस है, ऊपर में मीडियम 1 है और नीचे में मीडियम 2 है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, इसका स्पीड ऑफ लाइट v1 और इसका वेवलेंथ λ1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, इसका स्पीड ऑफ लाइट v2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, स्पीड ऑफ लाइट v2 और इसका लैम्डा या वेवलेंथ λ2। ठीक, अब वेवलेंथ क्या है, थोड़ा वेवलेंथ समझो। वेवलेंथ, वेवलेंथ मतलब होता है वेव का लेंथ। जैसे ये वेव है, देखो हम पढ़ चुके हैं अपने रिफ्लेक्शन टॉपिक में, इंट्रोडक्शन पार्ट में, दैट लाइट हैज़ डुअल नेचर। लाइट के पास एक वेव नेचर भी है और लाइट के पास एक कौन सा नेचर है, पार्टिकल नेचर भी है। तो अगर लाइट वेव की तरह ट्रेवल करता है ना, तो लाइट अगर वेव की तरह ट्रेवल करता है तो वो वेव बनाता हुआ ट्रेवल करेगा कुछ ऐसा। अब इस वेव में उसका लेंथ भी होता है, वेव का एक लेंथ होता है जिसे हम वेवलेंथ कहते हैं। तो अगर आप इस पोर्शन को देख रहे हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हम कहते हैं क्रेस्ट। ठीक है, उठा हुआ पोर्शन को क्रेस्ट कहते हैं। तो एक क्रेस्ट से लेकर दूसरे क्रेस्ट तक इसे कहते हैं वन कंप्लीट वेव, एक कंप्लीट वेव कहलाता है ये, और इसे हम वन वेवलेंथ लैम्डा के बराबर लिखते हैं, इसे कहते हैं लैम्डा, वन वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह से अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ वैरी करता है, अलग अलग मीडियम में वेवलेंथ अलग अलग है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक मीडियम का बाउंड्री है, ये एयर है और ये मीडियम वाटर है। तो लाइट जब आएगा तो लाइट वेव बनाता हुआ इस मीडियम में आएगा, एयर में लाइट वेव बनाता हुआ कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा वेव बनाता हुआ लाइट आया। बट जैसे ये वाटर मीडियम में एंटर करेगा, इसका वेव चेंज हो जाएगा, वेव का पैटर्न चेंज हो जाएगा। हो सकता है वेव बहुत ज़्यादा बनाने लगे, हो सकता है वेव बहुत कम बनाने लगे। ठीक है, तो वाटर में जब ये एंटर करता है, लाइट जब वाटर में एंटर करता है तो इसका स्पीड भी चेंज होता है, इसका वेवलेंथ भी चेंज होता है। तो इस तरह से मान लो ये वेव बनाया, आप कुछ ऐसा वेव बनाया, तो पहले वेवलेंथ देखो, पहले वेवलेंथ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक एक कंप्लीट वेव आपको मिल रहा था, मतलब 1 टाइम्स ऑफ लैम्डा, मतलब लैम्डा मान लो केवल एक वेवलेंथ मिल रहा था। बट यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक एक वेव, एक सेकेंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक दूसरा वेव, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक तीसरा वेव। तो कितना वेवलेंथ बन गया, 1 2 3, इतना ही डिस्टेंस में यहाँ 3 वेवलेंथ बन गया, लैम्डा लैम्डा लैम्डा। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है ना, उसका वेवलेंथ चेंज करता है। यहाँ पे मान लो वेवलेंथ लैम्डा 1 था, तो यहाँ पे वेवलेंथ बन जाएगा लैम्डा 2, और स्पीड भी चेंज होता है। तो जब इसका स्पीड यहाँ पे v1 है तो यहाँ पे स्पीड हो जाएगा v2। बट फ्रीक्वेंसी का मतलब कि एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट कर रहा है, मतलब साइकिल्स कितना बना रहा है, उसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है कौन सा सोर्स है। मान लो हम एक सोर्स है, हम यहाँ पे एक सेकंड में 5 साइकिल बनाकर आगे भेज रहे हैं, एक सेकंड में 1 2 3 4 5, तो लगातार ये एक सेकंड में 5 साइकिल ही आगे जाएगा, एक ही डिस्टेंस कवर करेगा, एक ही साइकिल में, मतलब एक टाइम पे एक ही साइकिल बनाता हुआ जाएगा। मतलब ये कि एक सेकंड में ये 5 साइकिल ही बना सकता है, अगले एक सेकंड में फिर 5 साइकिल बनाएगा, अगले एक सेकंड में फिर 5 साइकिल बनाएगा, कुछ ऐसा होता है। मान लो कि मैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वेव्स बनाकर भेज रहा हूँ, 10 साइकिल्स बनाकर भेज रहा हूँ। तो एक सेकंड में जब 10 साइकिल्स बना तो आगे भी एक सेकंड में 10 साइकिल्स ही बनाता हुआ जाएगा। इसका ये मतलब है कि मीडियम चेंज होने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी बराबर रहता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड करता है कि वेव कौन बना रहा है। मान लो यहाँ पे वेव बनाने वाला कोई सोर्स है, तो सोर्स ये एक सेकंड में 10 वेव्स बनाकर भेज दिया, तो ये 10 वेव्स एक सेकंड में यहाँ भी बनेगा और एक सेकंड में यहाँ भी बनेगा। तो वेव लेंथ केवल मीडियम पर डिपेंड करता है, स्पीड ऑफ लाइट मीडियम पर डिपेंड करता है, बट फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। तो इसी तरह से यहाँ पे मान लीजिए ये फर्स्ट मीडियम या सेकंड मीडियम है, तो फर्स्ट मीडियम में फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। अगर एफ है तो सेकंड मीडियम में फ्रीक्वेंसी एफ ही रहेगा, ये चेंज नहीं होने वाला। तो अगर एक लाइट इस तरह से इंसिडेंट हो रहा है और ये सेकंड मीडियम में कुछ ऐसा जाता है कि ये मान लो रिफ्रैक्ट कर जाता है या बेंड कर जाता है, तो इसमें जब लाइट फर्स्ट मीडियम से सेकंड मीडियम गया तो लाइट का क्या क्या चेंज हुआ, स्पीड चेंज होगा और वेवलेंथ चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। स्पीड का फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में f मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, v इज इक्वल टू f इंटू वेवलेंथ। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में फॉर्मूला लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड इज इक्वल टू refractive index of first medium with respect to refractive index of second medium is equal to speed of light in second medium divided by speed of light in first medium is equal to, अब speed of light के फॉर्म में लिखो ये वाला फॉर्मूला, ये हो जाएगा frequency multiplied by lambda 2 divided by frequency multiplied by lambda 1, क्योंकि frequency डिपेंड नहीं करता है मीडियम पे, तो ये कट जाएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, lambda 2 by lambda 1। तो हमारे पास जो फॉर्मूला आया है n2 by n1 का, n2 by n1 का ये फॉर्मूला आया है v2 by v1 या फिर lambda 2 by lambda 1। जिस तरह से ये रेशियो में लिख रहे थे उल्टे में, ऊपर 2 है, एक सेकेंड यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाओ, हम क्या लिख रहे हैं, n12 लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा n1 बाई n2 इज इक्वल टू v2 बाई v1 इज इक्वल टू लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। मतलब अगर पहले फर्स्ट मीडियम है तो लैम्डा में पहले 2 आएगा और बाद में 2 है तो लैम्डा में बाद में 1 आएगा, जिस तरह से स्पीड लिखते थे हम।
तो ये एक टॉपिक रह गया था, इसे आप याद कर लीजिए। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है, लाइट जब दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता। और वेवलेंथ को हम लोग जनरली एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम 2 एंगस्ट्रॉम, जिसमें एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स का लेंथ होता है, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं। और एंगस्ट्रॉम को हम लिखते हैं ए के पावर में ऊपर इस तरह से सर्कल, ये होता है 10⁻⁻1 × 10⁻⁻10 है ना, 10⁻⁻10 मीटर्स होता है 1 एंगस्ट्रॉम। अब सवाल देखो, सवाल ये कहता है हमसे कि अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर इज 4800 angstrom, wavelength of light in air is 4800 angstrom and the refractive index of diamond is 2.4, then find the refractive index or find the wavelength of diamond। ये आपसे सवाल किया गया है, एक बार ट्राई करेंगे इसको पॉज करके। ठीक है, आंसर आ गया। देखिए, तो सबसे पहले देखिए हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर। तो अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड का फॉर्मूला लिखें, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड हो गया। इसका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं हम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, यही होता है। स्पीड के फॉर्म में इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड, पलट देंगे, यहाँ एयर ऊपर चला जाएगा, डायमंड नीचे आ जाएगा। वेवलेंथ के फॉर्म में इसका फॉर्मूला बन जाएगा लैम्डा ए डिवाइडेड बाय लैम्डा डी, स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। दिया गया है वेवलेंथ इन एयर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब हमें ये दिया गया है, हमें ये दिया गया है और हमें ये फाइंड करना है। तो इसको रिलेट कर देंगे इस फॉर्मूला से। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन डायमंड। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड क्या है, 4800 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम में 10 × 1 एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 मीटर्स, और ये हो गया 4000। एक सेकंड, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है 2.4, ये दिया गया 4800, हमें पता करना है लैम्डा टाइम्स ऑफ डी। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ डी क्या हो जाएगा, 4800 डिवाइडेड बाई 2.4। सॉल्व करेंगे, डेसिमल हटाकर ऊपर एक और जीरो लगा देंगे, डिवाइडेड बाई 24। तो 24 4 जार और 24 2 जार 48, ये हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम। आंसर हो गया 2000 एंगस्ट्रॉम। देख रहे हो, जब वाटर में, डायमंड में जब लाइट एंटर करेगा उसका वेवलेंथ कम हो जाएगा, है ना, वाटर में कम हो जाता है और एयर में ज़्यादा होता है। वाटर नहीं, डायमंड में कम हो जाता है और उसमें एयर में ज़्यादा रहेगा। तो ये थे कंप्लीट कॉन्सेप्ट और कंप्लीट और सेकेंड लॉ, फर्स्ट लॉ, स्नेल्स लॉ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कंप्लीट थ्योरी और क्वेश्चंस एंड